हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो जीआईसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और ध्यान रखें, आपका जो जीआईसी एग्जाम है यह आपका 3 मई को होना है। ठीक है, 3 मई को आपका जीआईसी का एग्जाम होगा। एंड यहाँ पर अब अगर बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो इसका भी आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका एग्जाम होने वाला है 18-19 अप्रैल को। ठीक है, 18-19 अप्रैल को ये आपका इसका एग्जाम होगा। जीडीसी एग्जाम की बात की जाए तो समाजशास्त्र का जीडीसी एग्जाम का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और जीडीसी एग्जाम आपका 31 मई को है। ठीक है, 31 मई को जीडीसी का एग्जाम होने वाला है एंड इसका भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, इसके जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट के भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। एंड सेकेंड ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए नोट्स की बात की जाए तो इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए नोट्स हैं समाजशास्त्र के। और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये टॉपिक्स आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और ये 1 लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर होली की सेल चल रही है अभी आपके YouTube चैनल गोल टू सक्सेस में। ये सेल आपकी 16 फरवरी से शुरू हो गई है और 7 मार्च तक चलने वाली है। इसमें आपको समाजशास्त्र संबंधित सभी नोट्स, प्रैक्टिस सेट एंड आपका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको कुछ ऑफर, कुछ विशेष छूट देखने को मिलेगी। एंड ध्यान रखें, यह ऑफर आपको आपका 7 मार्च तक ही चलने वाला है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, कास्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प मिलान करना है तो विकल्प ए में जातीय समृद्ध समुदाय है, दूसरा विकल्प बी है जातीय समृद्ध जैविक स्त्रीकरण है, तीसरा है जाति पूर्णता स्थिर वर्ग का आध्यात्मिक रूप है, या फिर विकल्प डी यहाँ पर जातीय स्त्रीकरण की नहीं बल्कि सोपानकी की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर क्या होगा, कास्ट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और इससे लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। और यहाँ पर क्या होगा, अगर बात की जाए जातीय समृद्ध समुदाय है, किसका कहना है, ये मैक्स वेबर का कहना है। इसके अलावा जाति समृद्ध जैविक स्त्रीकरण है, ये FG बेली का कहना है। और जाति को स्थिर वर्ग का अत्यांतरिक रूप कहने वाले कौन है, गुरनाम मेडॉल। लास्ट में जाति स्त्रीकरण की नहीं बल्कि सोपानकी की अभिव्यक्ति है, ये ल्यूड्यूमो के द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, प्रबल जाति, जनजाति, जाति कृषक सातत्य, जाति का गुणारोपात्मक और अन्योन्याय क्रियात्मक विश्लेषण। यहाँ पर बताएं देखकर सही क्या होगा। सही यहाँ पर क्या होगा, शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, ये किससे जुड़ जाएगा, ल्यूड्यूमो से। इसके अलावा प्रबल जाति की बात किसके द्वारा की गई थी, डोमिनेंट कास्ट की अगर हम बात करें तो ये बात किसका है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, MN श्रीनिवास का। एंड जनजाति जातीय सातत्य की अवधारणा की बात की जाए तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सुरजीत सिन्हा का। ठीक है, S सिन्हा यहाँ पर
फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट में बचता है जाति का गुणारोपात्मक और अनुनय क्रियात्मक विश्लेषण, तो ये मैकके मेरिट से जुड़ जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सुरजीत सिन्हा की अवधारणाओं की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये इनके कॉन्सेप्ट्स अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जनजातीय जातीय निरंतरता या सातत्यता। ठीक है, इसके अलावा जनजातीय कृषक निरंतरता और जनजातीय राजपूत निरंतरता, जनजातीय राजपूत निरंतरता हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवधारणाएं किसकी बताई गई हैं? सुरजीत सिन्हा की। ठीक है, किसकी बताई गई हैं? सुरजीत सिन्हा की बताई गई हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सुरजीत सिन्हा की। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती है? ऑप्शन है यहाँ पर पुरुष स्त्री, पुरुष एवं स्त्री दोनों, ना तो पुरुष ना ही स्त्री। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, जाति गतिशीलता की बात की जाए तो इसका सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किसने किया है? सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन सामाजिक गतिशीलता का किसके द्वारा किया गया है? सोरोकिन ने। ठीक है, किसने बात की है? सोरोकिन ने। किस पुस्तक में सामाजिक गतिशीलता की बात की है? तो इनकी जो पुस्तक है वो सोशल मोबिलिटी है, और ये कब आती है? 1927 में आती है। ठीक है, बुक इंपॉर्टेंट है किसकी? सोरोकिन की पुस्तक है, और सोरोकिन ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से की थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और सामाजिक गतिशीलता के बारे में इनका क्या कहना था? किससे सामाजिक गतिशीलता इन्होंने कहा था? तो ये कहते हैं मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा परिवर्तित किसी भी वस्तु में होने वाला जो परिवर्तन या फिर स्थानांतरण है उसको ही इन्होंने सामाजिक गतिशीलता कहा था। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे। बुक इनकी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, या कथन किसका है? ऑप्शन है यहाँ पर माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, ल्यूइस ड्यूमो। मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, या कथन किसका है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइकल यंग। ठीक है, माइकल यंग हो जाएगा। और आंद्रे बेते आप विकल्प में देख रहे हैं तो इनकी पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर है, और ये आती है 1958 में। ठीक है, 1958 में ये पुस्तक आती है। और आंद्रे बेते ने सामाजिक स्त्रीकरण के आधार कितने बताए थे? 3 आधार बताए थे। ठीक है, 3 आधार बताए थे। ये कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने जाति बताया, दूसरा इन्होंने वर्ग बताया, और तीसरा इन्होंने शक्ति को बताया, पावर को बताया। ये सामाजिक स्त्रीकरण के आधार किसने बताए हैं? आंद्रे बेते ने। इनकी पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर। कब आती है? 1958 में आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शंस देखें यहाँ पर, एम.एन. श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस। एम.एन. श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस। यहाँ पर ऑप्शंस है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? और ये पुस्तक कब आती है? 1961 में आती है। ये पुस्तक जी.एस. घुरिये की हो जाएगी। जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक में सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किसने किया था कास्ट सिस्टम का? तो घुरिये ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विशेषताएं हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो पहली क्या होगी? समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन हो जाएगा। दूसरी यहाँ पर विशेषता हो जाएगी संस्तरण। ठीक है, दूसरी विशेषता यहाँ पर क्या होगी? संस्तरण हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी भोजन व सामाजिक सहवास संबंधित प्रतिबंध। ठीक है, ये हो जाएगी एक विशेषता। इसके अलावा हो जाएगी एक विशेषता है सामाजिक व
धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक विशेषता है इनकी, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। ठीक है, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव ये हो जाएगी। और इसके अलावा विवाह संबंधी प्रतिबंध। ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये इन्होंने घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई थी। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध, सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। ठीक है, ये 6 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई हैं घुरिये के द्वारा, और अक्सर एक साथ विकल्प में दे दिया जाता है इनमें से किसकी बात घुरिये द्वारा की गई है या जाति से संबंधित कौन सी विशेषता घुरिये ने नहीं बताई है। इस तरह से कुछ प्रश्न बनता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है यातायात के साधन, दूसरा है कृत्रिम शक्ति का प्रयोग, तीसरा है रूढ़ि और चौथा है परंपरा। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से कारक यहाँ पर उत्तरदायी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रूढ़ि परंपरा नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, यातायात के साधन, कृत्रिम शक्ति का प्रयोग होगा, ये यहाँ पर होगा। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिकीकरण व नगरीकरण हो जाएगा। ठीक है, और नवीन कानून। ठीक है, नवीन कानूनों का प्रभाव। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी। टी.एन. मदान, एस.सी. दुबे, डी.एफ. पोकाक, ल्यूडियोमो। यहाँ पर ऑप्शन है जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी। यहाँ पर आई क्या होगा, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी थी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ल्यूडियोमो हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, ल्यूडियोमो हो जाएगा। और ल्यूडियोमो ने क्या कहा था, भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। किसका कहना है, भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज ही किसका कहना है, ये ड्यूमो का कहना है। ठीक है, भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज, ये बात किसके द्वारा कही गई है, ड्यूमो के द्वारा कही गई है। और इन्होंने जाति के 3 तत्व बताए थे। ठीक है, जाति के तत्व कितने बताए थे, इन्होंने 3 बताए थे। एक तो इन्होंने सोपान क्रम बताया, दूसरा दूरी इन्होंने बताया है। ठीक है, दूसरा दूरी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा इन्होंने श्रम विभाजन बताया था। ठीक है, श्रम विभाजन। तो सोपान क्रम, दूरी और श्रम विभाजन, ये जाति के तत्व बताए हैं किसने, ड्यूमो ने। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने यह मान्यता प्रस्तुत की कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, वी.एम. दांडेकर, जे. मर्डॉक। बताएं, वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। वर्ग जाति के ढांचे में कार्य करते हैं, यहाँ पर ये योगेंद्र सिंह का कहना है। एम.एन. श्रीनिवास आप देख रहे हैं विकल्प में, तो इनकी विशेषताओं के भी बारे में बात कर लेते हैं जो कि जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने दी है। और पहली तो इन्होंने संस्तरण की बात की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे संस्तरण की, ये भी बात करते हैं। व्यावसायिक संघ की बात करते हैं इन्होंने, व्यावसायिक संघ। इसके अलावा खान पान, पोशाक, भाषा व प्रथा, पोशाक, भाषा व प्रथा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण की बात इन्होंने की है। ठीक है, जाति पंचायत व सभाएं हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में ये संस्कृतिकरण की भी बात करते हैं। ठीक है,
तो इसे आप याद रखेंगे, संस्कृतिकरण। ये 6 विशेषताएं किन्होंने बताई है? एम.एन. श्रीनिवास ने। संस्तरण, व्यावसायिक संघ, खान पान, पोशाक, भाषा एवं प्रथा, प्रदूषण, जाति पंचायत व सभाएं, संस्कृतिकरण। और इन्होंने इनका स्टेटमेंट, इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि प्रत्येक जाति उपजातियों में बटी है, प्रत्येक जाति उपजाति में बटी है। ये किसका कहना है? श्रीनिवास का कहना है। आगे चलते देखते हैं, निम्न में से किसने अपने विश्लेषण में उदयीमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया है? यहाँ पर विकल्प है एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, रजनी कोठारी, ल्यूडियोमो। यहाँ पर ऑप्शंस है किसने अपने विश्लेषण में उदयीमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया है। ये अवधारणा किसकी है? उदयीमान जाति की अवधारणा किसकी है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर रजनी कोठारी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। H.G.S. मैन का नाम आपको याद रखना है। H.G.S. मैन का नाम याद रखना है आपको। इन्होंने जाति को क्या कहा था? जाति असंविदागत प्रस्थिति समाज है। ठीक है, जाति असंविदागत प्रस्थिति समाज, ही किसका कहना है? H.G.S. मैन का कहना है। और जाति की उत्पत्ति से संबंधित भी प्रश्न आता है, तो आपको एक नाम याद रखना है, A.R. वाडिया। ठीक है, A.R. वाडिया क्या कहते हैं? जो जाति है, ठीक है, जाति है, यह अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, कास्ट शब्द की मीनिंग देखेंगे तो यह जाति है। ठीक है, इन्होंने कहा। और कास्ट की अगर हम बात करें तो यह पुर्तगाली शब्द, कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। इस तरह से प्रश्न आता है, जाति यानी कि कास्ट शब्द किस भाषा का है? तो ध्यान रखेंगे पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कास्टा से हुई है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने। ठीक है, ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति शब्द का सबसे पहले पता लगाया था। ठीक है, तो कास्ट, जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट का अनुवाद है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? आंद्रे बेते, ल्यूडियोमो, जे मर्डॉक, कैथलीन गफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। इनमें से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? ल्यूडियोमो हो जाएगा, विकल्प बी ल्यूडियोमो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मजूमदार का एक स्टेटमेंट आता है, मजूमदार व मदान का। इन्होंने क्या कहा था? जाति एक बंद वर्ग है। जाति बंद वर्ग है, ये किसका कहना है? ये मजूमदार एंड मदान का कहना है। कूले की बात की जाए, ये भी इनका स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। एक वर्ग जब पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक वर्ग जब पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? कूले का है। मजूमदार मदान ने जाति को क्या कहा है? बंद वर्ग कहा है। ठीक है, यहाँ पर ड्यूमो होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ल्यूडियोमो ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीज के अंतर्गत जाति व्यवस्था से संबंधित अत्यधिक मौलिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे ऑप्शन देखिए, व्यवसायिक विभिन्नीकरण, पवित्र व अपवित्र में अंतर, कर्म एवं धर्म से संबंधित विचार, जातीय अंतर विवाह। यहाँ पर क्या होगा? पवित्र एवं अपवित्र में अंतर, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? ऑप्शंस देख लिए, यहाँ पर एस.सी. दुबे, ल्यूडियोमो, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। ये किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा?
ल्यूड्यूमो होगा। ठीक है, ल्यूड्यूमो होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर ल्यूड्यूमो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। ऑप्शन देखें यहाँ पर, संस्कृतिकरण द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जातीय आंदोलन द्वारा, प्रवसन के द्वारा। परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। ठीक है, एम एन श्रीनिवास की ये अवधारणा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है श्रीनिवास का, एग्जाम्स पे अक्सर पूछा जाता है। किस पुस्तक में बात की है इन्होंने? रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा, ये कब आती है? 1952 में, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। अब संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया, स्टेटमेंट भी दे दिया जाता है, कॉन्सेप्ट उसमें दे दिए जाते हैं कई सारे, वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, इस तरह से कॉन्सेप्ट एक साथ दे दिए जाएंगे। तो संस्कृतिकरण है क्या? तो इसमें इन्होंने कहा, श्रीनिवास कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या फिर कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उसकी प्रथाओं, परंपराओं, जीवन शैलियों, धार्मिक कर्मकांडों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है, ताकि उनका जाति पदक्रम सोपान में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। इसको ही इन्होंने क्या कहा था? संस्कृतिकरण कहा था। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है? एम एस श्रीनिवास का है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा? ऑप्शंस है यहाँ पर, एम एस श्रीनिवास, रजनी कोठारी, डी आर गॉडगिल, आंद्रे बेते। जाति व्यवस्था राजनीति का कैंसर है, ये किसने कहा? जाति व्यवस्था राजनीति का कैंसर है, किसके द्वारा बात कही गई है? किसके द्वारा बात कही गई है? जाति व्यवस्था राजनीति का कैंसर है, ये बात किसने कही है? टी आर गॉडगिल ने। ठीक है, टी आर गॉडगिल के द्वारा ये बात कही गई है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई थी, ये याद रखिएगा। कास्टा का अर्थ क्या है? ठीक है, कास्टा का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे, मत विभेद, मत विभेद जाति। ठीक है, मत विभेद जाति है। ठीक है, कास्टा, इसका अर्थ क्या है? मत विभेद जाति। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है, पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका मत है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? ऑप्शंस है यहाँ पर, एस सी दुबे, आंद्रे बेते, जी एस गुरिये, एम एस श्रीनिवास यहाँ पर दिए गए हैं। जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। एक नाम आपको याद रखना है, अबे डुबाई का। ठीक है, अबे डुबाई का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने जाति का प्रयोग, ठीक है, जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया है? इस तरह से पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा किया गया था? जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया है? अबे डुबाई ने किया है। और जाति उत्पत्ति का, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णता वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति की परिभाषा निम्न में से किसने दी? कूले, केतकर, डेविस, मैकएवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूले हो जाएगा। आपको इसी क्लास में बताया गया, कूले हो जाएगा। केतकर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया है ये इनकी पुस्तक। और इन्होंने जाति को क्या कहा था? जाति क्या है? सामाजिक समूह है। जाति एक सामाजिक समूह है। ये किसका कहना है? जाति एक सामाजिक समूह है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? केतकर के द्वारा कही गई है। और केतकर जाति की दो विशेषताएं बताते हैं। एक तो इन्होंने जनजात सदस्यता को बताया, जनजात सदस्यता, और दूसरा इन्होंने सामाजिक नियम को बताया था। ठीक है, सामाजिक नियमों के द्वारा समूह
सामाजिक नियमों के द्वारा समूह के बाहर विवाह करने पर रोक। ठीक है, करने पर रोक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्होंने अंतर्विवाह की बात की थी। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं इनकी आप याद रखेंगे। केतकर की हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर संख्या की प्रधानता, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व, जातीय उच्चता। प्रभु जाति यानी डोमिनेंट कास्ट का गुण नहीं है, यानी कि विशेषता नहीं है। प्रभु जाति की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? प्रभु जाति, प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, किसकी बात नहीं की है? उन्होंने 3 विशेषताओं की बात की थी। एक तो संख्यात्मक शक्ति यानी जनसंख्या से तात्पर्य था कि वह जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए। आर्थिक प्रभुत्व या आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था उनका कि उस जाति के पास जो आर्थिक यानी अर्थ से उनका जो इकोनॉमी से तात्पर्य था वो भूभाग से था, भूमि ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और तीसरा, उस जाति का उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? दबदबा होना चाहिए। तो ये 3 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। जाति उच्चता की बात इन्होंने नहीं की थी। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। पश्चिमीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। पश्चिमीकरण की अवधारणा इनकी हो जाएगी। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। धर्मनिरपेक्षीकरण हो जाएगा। और फैलाव की भी अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट इनका है। ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया? विवाह संबंध, सहभोजीय संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? कौन सा होगा यहाँ पर सही? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? जजमानी व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? जजमानीय संबंध में किया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। और यहाँ पर आधुनिकीकरण की भी याद रखेंगे। ठीक है, आधुनिकीकरण की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जजमानी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, जजमानी व्यवस्था, तो एक प्रश्न आता है कि यह अवधारणा किसकी है? ठीक है, अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग। तो इस तरह से अगर पूछा जाए जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई या जजमानी व्यवस्था का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे विलियम वाइजर के द्वारा किया गया है। ठीक है, विलियम वाइजर। अब विलियम वाइजर ने किस पुस्तक में किया है? तो इनकी जो बुक हो जाएगी द हिंदू जजमानी सिस्टम है। द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम हो जाएगी। और ये कब आती है? 1936 में आती है पुस्तक। ठीक है, और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था? प्रकार्यात्मक संस्था माना था। जजमानी व्यवस्था क्या है? प्रकार्यात्मक संस्था है। ये किसका कहना था? विलियम वाइजर का कहना था। ऑस्कर लेविस क्या कहते हैं? शोषणात्मक संस्था बताते हैं इसे। जजमानी व्यवस्था को क्या कहते हैं? शोषणात्मक संस्था है, जिसमें उच्च जातियों का निम्न जातियों के द्वारा क्या होता है? शोषण होता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इस तरह से एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति व्यवस्था को कौन से कारक ने कमजोर किया है? ऑप्शंस देखें यहाँ पर, औद्योगिकीकरण, यातायात के साधन, नगरीकरण, उपरोक्त सभी। जाति व्यवस्था को इनमें से किसने कमजोर किया है? कौन से कारक ने? यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति की संरचना की व्याख्या में संस्करणात्मक पक्ष को किसने महत्व प्रदान किया? ड्यूमो, श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर, पोकाक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति की संरचना की व्याख्या में संस्करणात्मक पक्ष को किसने महत्व दिया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ड्यूमो हो जाएगा। ठीक है, ड्यूमो हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, जातीय प्रस्थिति, जातीय प्रस्थिति समूह है, ये किसका कहना है? जातीय प्रस्थिति समूह है, ये किसका कहना है? वेबर का, मैक्स वेबर का ये कहना है, जातीय प्रस्थिति समूह है। ठीक है, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जातीय शब्द किस भाषा का है? पूछ लिया गया, जातीय शब्द किस भाषा का है? या कास्ट हम कह सकते हैं, कास्ट, ठीक है, सॉरी, कास्ट शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली है और कास्टा से हुई थी। ठीक है, जिसका अर्थ बताया था मत विभेद जाति, है ना। यहाँ पर क्या होगा? पुर्तगाली, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है जाति की उत्पत्ति। ठीक है, और जाति का सर्वप्रथम हम कह सकते हैं सबसे पहले पता, है ना, सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? ग्रेसिया डी ओरेटा ने। कब लगाया था? 1665 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था? जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जीएस घुरिये के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। ये आपको अभी इसी क्लास में आपको बताया गया। तो सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से कास्ट सिस्टम की बात की थी। ठीक है, किस पुस्तक में की थी? ये एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। और ये कब आती है इनकी बुक? 1961 में आती है, जिसपे उन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। आपको बताया गया था समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन व सामाजिक सहवास संबंधित प्रतिबंध था, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं वे विशेषाधिकार थे, विवाह संबंधी प्रतिबंध था, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव था। और इसके अलावा एक आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, मतलब कि एक एग्जाम में पूछा जाता है, अंतर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ किसने कहा है, या रीढ़ की हड्डी, है ना, इस तरह से पूछा जाता है। ये किसके द्वारा बताया गया है, माना गया है? स्टेटमेंट इस तरह से पूछा जाए, अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ किसने कहा है, तो ये घुरिये के द्वारा बात कही गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पुस्तकें यहाँ पर देखिए, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज, कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म, कास्ट इन इंडिया। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? प्रभु जाति की अवधारणा किस पुस्तक में देखने को मिली है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये हट्टन की पुस्तक है। ठीक है, ये हट्टन की बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओसी कॉक्स, डब्ल्यू एल वार्नर। यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। इनमें से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ओसी कॉक्स होगा। ठीक है, ओसी कॉक्स होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। वार्नर आप देख रहे हैं, डब्ल्यू एल वार्नर हैं, इन्होंने ख्याति सूचक उपागम दिया था। ठीक है, ख्याति सूचक उपागम दिया था। ये अवधारणा इनके एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे, वार्नर की है। और इन्होंने 6 वर्ग बताए थे। ठीक है, 6 वर्ग की बात इन्होंने की थी, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उच्च उच्चतम वर्ग, उच्च उच्चतम वर्ग है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च उच्चतम वर्ग है, निम्न उच्चतम वर्ग है। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। चौथा हो जाएगा उच्च निम्न वर्ग। पांचवा हो जाएगा उच्च निम्न वर्ग और उच्च
निम्न वर्ग, लास्ट हो जाएगा निम्न निम्नतम, निम्न निम्नतम वर्ग। ठीक है, तो ये जो 6 तरह के जो वर्ग हैं ये किसने बताए हैं, वार्नर ने बताए हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, उच्च उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्न निम्नतम वर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? यहाँ पर ऑप्शन है खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का अभाव, संस्तरण। बताएं कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है, या प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।